नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको अपनी कक्षा के अंदर जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित है और इसके अंदर लेखन कौशल क्या होता है उस चीज से अवगत कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था पठन कौशल। आज हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर यानी पाठ्यचर्या में भाषा, इसमें हमारा सीटेट और टेट इसके क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। तो साथ के साथ यहाँ पर हमारी सीटेट और टेट की भी तैयारी चल रही है। तो किस तरीके से हम यहाँ ये देखते हैं कि लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल क्या होता है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भाषा के दो रूप वो होते हैं कौन कौन से। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हमारे बीच बीच में जैसे टेट और सीटेट इन सबसे जानकारी जो भी क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे वो जानकारी मैं आपको देती जाऊंगी कि कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। तो आप उसको अपनी पूरी जो भी नोटबुक आप तैयार कर रहे हैं वहां पर उतारते चले जाएं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि लेखन कौशल जो है हमारा यानी कि भाषा के जो दो रूप होते हैं जिसमें कि एक मौखिक होता है और एक होता है लिखित। तो मौखिक रूप में भी हमने आपको बताया था कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो उसमें पठन विधि हमारी एक सस्वर वाचन जो हमारा आता है, आदर्श वाचन उसके अंदर था, वो किस तरीके से था उस चीज को हमने आपको डिटेल में बताया था। आज हम यहाँ पर बता रहे हैं लिखित रूप से हमारी वो कौन सी चीजें हैं वो जिसकी वजह से हम उस चीज को व्यक्त करते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा यही बन गया यहाँ पर कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो यहाँ पर भाषा के दो रूप होते हैं। अब यहाँ पर वो होते हैं, एक तो होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक के रूप में हमने आपको पठन विधि में बता दिया था। तो आज यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं वो कर रहे हैं लिखित रूप से। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखित भाषा का महत्व, लिखित भाषा का महत्व हमारे जीवन में क्यों है और क्यों हमें इसको अपनाना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो ये है कि मानव जीवन में जैसे पत्र व्यवहार है, हिसाब किताब है, इन सबको रखने के लिए एक लिखित अगर रूप होता है तो वहां पर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। क्योंकि लिखने के आधार से हम बहुत कुछ ऐसी बातों का विवरण रख देते हैं जिसका कि एक प्रभावपूर्ण एक ब्यौरा होता है। तो एक तो मानव जीवन में पत्र व्यवहार हो गया, हिसाब किताब हो गया। कभी भी हमें आवश्यकता पड़ी तो वहां पर हिसाब किताब हम तुरंत खोल करके देख लेंगे अगर वहां पर हमारा कुछ लिखा हुआ है तो। अगर कोई नहीं लिखा हुआ तो हमें समझ में नहीं आएगा। आज के समय में जो भी हम सुनते हैं और हमारे जैसे पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में अगर हम लिखित रूप से अपने नोट्स तैयार नहीं करते हैं तो वहां पर अगर हमें समय की जरूरत जैसे पड़ी कभी निकट भविष्य में तो वहां पर जब लिखा हुआ नहीं है तो हम कैसे देखेंगे, तो वहां परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर लिखना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हिसाब किताब के आधार से भी होता है। फिर आता है यहाँ पर प्राचीनता से परिचित कराना। प्राचीन समय में क्या था, कैसे था, वो इतिहास क्या था, उस सब की जानकारी आज अगर हमें प्राप्त होती है तो वो कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि उसको हम पढ़ते हैं और पढ़ते जब है जब वो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। हमारे यहाँ पर ज्ञानी है, मुनि है, इन सब ने उन सब चीजों को यहाँ पर व्यक्त किया है जिसके माध्यम से उसको एक लिखित रूप में यहाँ पर रख दिया है और हम उससे अब परिचित हो रहे हैं। तो यहाँ पर उस चीज को कि प्राचीनता से परिचित कराने हेतु भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं दूसरा आता है मौखिक विचारों को व्यवस्थित रखने हेतु। जो भी मौखिक विचार है हमारे उन सबको व्यवस्थित रखने हेतु, क्योंकि मौखिक रूप से हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिसको कि हम अपने व्यक्त करते हैं, मुख से व्यक्त करते हैं। अब उसको व्यवस्थित रूप कैसे देना है। बोलना बहुत आसान होता है, बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जब सामने वाला उस चीज को सुनता है तो वो अपने विचारों में उसको रखना चाहेगा तो वहां पर उसको वो लिखता जाता है। जैसे कि कक्षा के अंदर एक शिक्षक जो है वो अपना एक जो भी पाठ होता है उस चीज को वो बोलते हैं और बोल करके हमें समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु शिक्षार्थी जो होते हैं उसी चीज को जो पॉइंट उन्हें लगा कि ये उनके लिए यूजफुल है तो वहां पर वो पॉइंट टू पॉइंट उसको उतारते चलते हैं अपनी नोटबुक में। आगे जाकर के वो उसी चीज को अपने शब्दों में वर्णित करते हैं, तो यानी कि वो लिखना हो गया। तो जो किसी ने कहा उस शब्द को सुना, सुनने के बाद अपने शब्दों में उसको एक समरी तैयार की और उसके आधार से अपनी एक नोटबुक में जो है उस चीज को उतारा, तो वो उसका लिखित रूप
हो गया, उसको एक व्यवस्थित रूप उसको दे दिया। तीसरा आता है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने हेतु। एक हाथ से हम दूसरे हाथ को जब ट्रांसफर करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। हमारी कितनी सारी पीढ़ियां ऐसी हैं जिन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिसको कि आज हम देख रहे हैं, लिखित रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज ऐसी है, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी लिखी हुई बातें उसके जाने के बाद भी याद की जाती हैं। तो वो लिखी हुई है इसलिए याद की जाती हैं। अगर वो लिखी हुई नहीं होगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ लिखा क्या लिखा, केवल वो दिमाग में बात रहती है। लेकिन लिखे हुए को हम पढ़ते हैं तो वहां हमारे भाव प्रकट होते हैं। तो एक हाथ से दूसरे हाथ को ट्रांसफर करना ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण है। ये महत्व में हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा तैयार होता है। अब आता है विश्व की समस्त जानकारी हेतु। आज के समय में विश्व में क्या हो रहा है इस चीज की जानकारी रखने के लिए लिखित व्यवस्था जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि आज हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो वहां पर हमें न्यूज मिलती है कि विश्व के किस कोने में किस देश में क्या हो रहा है। वो अगर हम देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, तो कितने सारे विकल्प हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो वहां पर इतनी सारी चीजें हमारे सामने लिखित रूप से आ रही हैं। तो वहां हम उस चीज को बहुत ही आसानी से पेस्ट भी कर लेते हैं, उसको अपने जो भी हमें हमारे लिए एक पॉइंट लगा कि यूजफुल है तो वहां पर हमने उतार लिया। साथ ही साथ हमें जानकारी भी मिली कि किस देश में क्या हो रहा है, तो विश्व में कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस सब की जानकारी एक लिखित रूप से मिलती है। तो यहाँ पर भी एक विश्व की समस्त जानकारी हेतु भी एक महत्वपूर्ण है। और फिर अंत में देखते हैं कि विश्व में एकत्व और बंधुत्व स्थापित करने हेतु विश्व में एकत्व और बंधुत्व की भावना किस तरीके से विकसित की जाए। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो आपस में कोई समझौता करते हैं, वो समझौता लिखित रूप से होते हैं तभी जाकर के मान्य होते हैं, वर्बली नहीं हो सकते हैं, उस पर कोई भरोसा नहीं हो सकता, कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उस पर लिखित रूप से जब मोहर लग जाती है, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तो वहां पर उस चीज का एक वजूद होता है। क्यों? क्योंकि वो एक लिखित रूप से है। तो यहाँ पर ये इसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि विश्व में एकत्व और बंधुत्व स्थापित करने हेतु लिखित भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो ये तो लिखित भाषा का एक महत्व हो गया। अब हम आपको ये बताते हैं कि लेखन कौशल की अवस्थाएं कितनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हमारा, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं लेखन कौशल की। लेखन कौशल की 4 अवस्थाएं होती हैं। आप इस चीज को देख लीजिए, ये हमारा यूपी टेट में हो या कोई भी टेट हो या हमारा सी टेट हो, उसमें ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसकी लेखन कौशल की 4 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? प्रथम अवस्था है लिखने की तैयारी। जब इसकी प्रथम अवस्था होती है तो वहां पर लिखने की तैयारी की जाती है। अब वो तैयारी हम किस तरीके से कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी लिख रहे हैं, वो एक इस पर आधारित होता है कि हम क्या चीज लिख रहे हैं। कोई हम प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, या कोई हम पत्र लिख रहे हैं, या कोई हम एक ऐसी डायरी लिख रहे हैं, या कुछ भी चीज हो सकती है। तो वहां पर लिखने की तैयारी की जाती है। तो उसी तैयारी के हिसाब से हमें सामग्री को उपलब्ध कराना होता है। तो ये प्रथम अवस्था है उसकी। द्वितीय अवस्था आती है कि वर्णों की रचना सिखाना। बालक को जब हम सिखाते हैं तो सबसे पहले वर्णों की रचना सिखाते हैं। तो वहां पर वर्ण क्या है पहले उसको बताना होता है। तो वो तैयारी के अंतर्गत आ गया। लेकिन अब लिखने की तैयारी है, यहाँ पर वर्णों की रचना की तैयारी है, तो वो कुछ भी हो सकता है, किस तरीके से हम उसको बता रहे हैं। तो फिर हम दूसरी अवस्था आती है कि वर्ण से परिचित कराना। तो वहां पर अब जैसे हमने यहाँ पर ये लिख दिया अ, ये एक वर्ण है। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हमने ये बता दिया यहाँ पर रचना करने। लेकिन इससे पहले हमने तैयारी की थी एक स्लेट की, एक कॉपी की, एक पेन की, एक पेंसिल की। तो वहां पर वो तैयारी हो गई। लेकिन अब वर्ण की रचना करना सिखाना है हमें। तो रचना यानी कि ये हो गया, तो इससे परिचित कराना है। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब लिखा है, जब उसने यहाँ पर इसको देखा है तभी तो वो कोशिश करेगा, तभी तो अनुसरण करेगा उस चीज को। तो यहाँ पर दूसरी जो अवस्था आती है वो वर्णों की रचना सिखाना आता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है शब्दों व वाक्यों की रचना सिखाना। अब यहाँ पर जब वर्ण की हमने रचना करना सिखा दिया तो हमारा आता है शब्द और वाक्य। ये कैसे बनाए जाते हैं, शब्द क्या है और वाक्य क्या है, क्योंकि वर्णों से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। तो अब हम धीरे धीरे हम एक स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने सामग्री उपलब्ध कराई, फिर वर्णों से परिचित कराया और फिर शब्द और वाक्यों की रचना करना सिखाया। तो ये तीसरी अवस्था हो गई। और अंतिम और चौथी अवस्था है इसकी लिखने का अभ्यास कराना। जब इन सब चीजों से परिचित करा दिया तब फिर लिखने का अभ्यास कराया जाता है। जैसे कि हमने
छोटे बच्चों को देखा है कि हमने ये लिख दिया तो यहाँ पर इसका अभ्यास कराना है। तो अभ्यास कैसे होगा, उसकी उंगली पकड़ के उसकी उंगली में पेंसिल लगा करके, पेन लगा करके उसको हमने बना दिया शब्द, फिर उसको बार बार उस पर हम अपनी पेन पेंसिल को फिराते हुए बार बार, तो उसको एक अभ्यास हो जाएगा। तो ये अभ्यास कराना है। फिर हमने उससे कहा कि इसको देख करके बनाओ। जब वो अभ्यास हो गया तब जाकर के वो अपने आप ही इस चीज को बनाएगा। तो चौथी जो अवस्था होती है और अंतिम अवस्था होती है वो लिखने का अभ्यास कराना होता है। तो ये तो यहाँ पर लेखन कौशल की अवस्थाएं हो गई, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, और इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि लेखन कौशल के इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो उद्देश्यों में इसके 6 उद्देश्य बताए हैं। सबसे पहला है कि स्पष्ट व साफ लिखने की आदत को विकसित करना। शब्द हमारे बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, साफ होने चाहिए, जो कि हम देख सकें अच्छे तरीके से ये क्या लिखा जा रहा है। तो पहला उद्देश्य हो गया स्पष्ट व साफ लिखने की आदत को विकसित करना। ये प्रारंभिक अवस्था से ही बालक के अंदर डाली जाती है। दूसरा आता है स्पष्ट व शुद्ध वर्णों को लिखना। स्पष्ट शब्द होने चाहिए, साथ ही साथ वो एकदम शुद्ध होने चाहिए, अशुद्ध नहीं होने चाहिए। हिंदी भाषा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कहते हैं एक क्वालिटी है, और वो ये क्वालिटी है, ये भी मैं आपको जो बता रही हूँ ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और वो क्वालिटी ये है कि हिंदी भाषा में जो बोला जाता है ठीक उसी तरीके से उसको लिखा भी जाता है। अगर हम अशुद्ध बोल रहे हैं तो हम अशुद्ध ही लिखेंगे, इसलिए हमेशा शुद्ध बोलना चाहिए। जब शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध ही हम उसको लिखेंगे। जैसे हमने कुछ भी, अब स्पष्ट, अब आया शब्द एक स्पष्ट, अब इसको हम अशुद्ध वर्ण इसमें बोलते हैं तो एक आएगा स्पष्ट। स्पष्ट तो वो चीज नहीं। देखिए मैं आपको यहाँ लिख करके बताती हूँ। एक तो ये हो गया स्पष्ट और एक हो गया स्पष्ट। अब आप यहाँ पर खुद ये देखेंगे कौन सा इसमें शुद्ध है और कौन सा इसमें अशुद्ध है। अब यहाँ पर हमने जैसा बोला तो ये आ गया, और एक ऐसा बोला तो ये आ गया, क्योंकि ये हमारे उच्चारण पर निर्भर करता है कि हमने क्या बोला। जो बोला उसी चीज को हमने लिखा। तो ये सबसे बड़ी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, या इसका एक गुण होता है। ये स्पष्ट अगर हम बोलेंगे जो कि राइट है और ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से हमने बोला, तो जो बोलेंगे वही यहाँ पर हम लिखेंगे। तीसरा आता है कि भाषा में प्रयुक्त वर्ण, शब्द, सूक्ति, मुहावरे इत्यादि को प्रसंगानुकूल प्रयोग करना। जब जैसे आवश्यकता हो, हमारे एक पैराग्राफ में या कोई ऐसा प्रसंग है या कोई ऐसी युक्ति या सूक्ति है जिसका प्रयोग करना है, तो वहां पर जैसा प्रसंग है उसी के आधार से हम उस चीज का प्रयोग करेंगे। फिर आता है यहाँ पर विराम चिन्हों का सही रूप से प्रयोग करना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत ये एक अनभिज्ञता की वजह से ऐसा होता है, अनभिज्ञ होते हैं कि वहां पर हम कहाँ हमें अपना सेंटेंस खत्म करना है, तो कहाँ पर हमारा एक कौन सा हमारा फुल स्टॉप लगेगा, विराम चिन्ह लगेगा, अर्ध विराम चिन्ह लगेगा, कॉमा लगेगा, इस तरह की बहुत सारी जानकारी होती है। तो वो वहां पर कैसे लगना है, आपने यहाँ पर ये देखो प्रयुक्त वर्ण। अब यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को बता रहे हैं कि किन किन चीजों के विषय में, तो वहां पर हमने कॉमा लगाते गए हैं। और जब हमारा सेंटेंस समाप्त हो जाता है, वाक्य समाप्त हो जाता है हमारा, तो वहां पर हम एक पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। तो जहां हमें पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है वहां पूर्ण विराम लगाना चाहिए, जहां कॉमा की आवश्यकता होती है कॉमा लगाना चाहिए, अर्ध विराम की आवश्यकता होती है अर्ध विराम लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर उस चीज को ध्यान में रखना है कि विराम चिन्हों का सही रूप से प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है। तो फिर आता है इसमें पांचवा कि अनुभव व विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना। लेखन कौशल एक ऐसा होता है कि हमारा एक अपना अनुभव होता है, हमारा अपना एक विचार होता है, हम किस तरीके से उसको व्यक्त कर सकते हैं। बताने से और एक लिखने से दोनों में बहुत अंतर होता है। बताई हुई बात को व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता जितना कि लिखित रूप से मानता है। लिखी हुई बात को हम पढ़ेंगे, आपकी एक मौखिक परीक्षा होती है, एक लिखित परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा में जो भी एक शिक्षक ने सुन लिया, उस सुनने के बाद उसके अपने विचार हो गए, लेकिन लिखने के बाद हम एक सीरियस कंडीशन होती है एक शिक्षक की, जो कि हमारी कॉपी चेक करते हैं, तो वहां बड़े उसको पढ़ते हैं कि ये क्या भाव आया, क्योंकि लिखने में व्यक्ति के भाव बहुत ज्यादा प्रकट होते हैं और बोलने में वो भाव उतने प्रकट नहीं हो पाते हैं जितने कि लिखने में होते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई है कि अनुभव और विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करना लेखन कौशल का एक बहुत ही यहाँ पर
अच्छा उद्देश्य होता है। फिर देखते हैं अंत में कि तार्किक एवं क्रमबद्ध लिखना। हमेशा एक ऐसा तार्किक हमें अपना एक वाक्य रखना होता है जिसकी प्रभावपूर्ण हो। दूसरी बात उसको क्रमबद्ध में रखना, आगे पीछे ऐसा नहीं, एक क्रमबद्ध एक सीक्वेंस ही होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस को लिखने में। तो ये सारी इसके एक लेखन कौशल के उद्देश्य थे। और अंत में हम देखते हैं कि लेखन कौशल की शिक्षण विधियां, ये शिक्षण विधियां हमारे टेट के अंदर और सीटेट के अंदर इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है इसका, और ये अक्सर आती हैं। अक्सर क्या मतलब, आती ही आती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी विधियां होती हैं, इनमें से कुछ भी विधि आपसे पूछी जा सकती है। तो लेखन कौशल की विधियां हमारी कौन सी हैं, या हम इनको रणनीति के आधार नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर पहला तो होता है चित्र विधि, चित्र के माध्यम से लिखना, कोई भी चित्र बना देना। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक, जैसे मैंने बताया कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक चित्र बना दिया है मैंने मौखिक और लिखित। तो ये चित्र विधि के माध्यम से समझाना, क्योंकि एक चित्र के माध्यम से अगर हम किसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक हमारा लेखन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, एक प्रभावपूर्ण बन जाता है। और बहुत, या कहने को हम ये कह लें कि गागर में सागर जैसे भरना, यानी कि बहुत कुछ को छोटे से रूप में रख देना, और लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही बड़ा है, एक वृहद रूप लिए हुए होता है। तो यहाँ पर एक चित्र विधि के माध्यम से हम इसको बहुत ही प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। फिर है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि हमारी एक ऐसी विधि होती है जिसके अंदर बालक को बहुत ही खेल खेल में समझाया जाता है, उसकी खुद की क्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से वो करता है। तो वहां पर क्रियाओं को करेगा, लिखेगा, रंगों से परिचित कराना, तो वहां पर लिखना कौन सा रंग कैसा है उसके आधार से हमने उस चित्र को लगा दिया। अगर कोई रंग है, कोई लाल रंग का है तो ये कैसे रंग का है, येलो का है तो ये कैसा कलर है, तो इस तरीके से अवगत कराना। तो वहां पर ऐसे चीजों को लिखना और समझाना और दिखाना और बताना, ये सारी चीजें तो मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत आ गई। फिर आता है अनुसरण विधि। अनुसरण विधि यानी खुद करोगे, फिर उसको देख करके बालक करेगा, बालक उसका अनुसरण करेगा। यानी एक, चाहे वो माता पिता हो घर में, चाहे वो विद्यालय में शिक्षक हो, उनके माध्यम से जैसे शिक्षक करेंगे वैसे ही बालक उसका अनुसरण करेगा। तो वो अनुसरण विधि है। तो पहले आप लिखोगे, उसको देख करके जब बालक लिखता है तो वो अनुसरण विधि के अंतर्गत आ गई। फिर आता है रेखा चित्र। रेखाओं के माध्यम से किसी चीज को जोड़ना और बताना। वहां पर बालक को एक, अगर हम एक छोटी सी रेखा हमने ये कर दी तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब वो महत्वपूर्ण वो किस चीज के लिए है, वो उसी बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी बताना, ये इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये सारी हमारी रेखाएं चित्र हैं। तो इसके माध्यम से हमने यहाँ पर इस तरीके से बताया कि ये रेखा विधि हमारी है, ये क्या है उस चीज को बताना। तो जहां हमारी कलम चल गई वहां पर हमारा एक लेखन रूप आ गया सामने, तो वहां पर हमारा इस चीज को प्रकट कर रहा है। फिर देखते हैं पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा आता है, तो इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि पेस्टालॉजी की जो रचनात्मक विधि होती है वो हमारी लेखन कौशल के अंतर्गत आती है पहले तो, जो कि शिक्षण विधि और रणनीतियों के अंतर्गत है। दूसरी बात ये होती क्या है, तो यहाँ पर बता दूं कि शब्दों को तोड़कर अलग अलग बताना। कोई भी शब्द है हमारा और उसको हमने तोड़ दिया और उसको अलग अलग रूप से हम उसको बता रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देखते हैं कि ये अ, ये म, ये र। अब यहाँ पर ये हमने एक शब्द बनाया पूरा, तो ये बन गया अमर, इस तरीके से। तो अमर शब्द को हमने तोड़ दिया था, तो ये अ म र। अब यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया है तो यहाँ पर हमारा एक ये शब्द बन गया। तो इस तरीके से इनकी पेस्टालॉजी की जो रचनात्मक यानी कि बनाना, यानी पहले तोड़ना और फिर उस चीज को बनाना, तो उस चीज को कहा जाता है पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि। अब यहाँ पर देखते हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या होता है, वाक्य बनाना होता है। अब इसके अंदर होता है कि पहले वर्ण, फिर शब्द और अंत में लिखना। यानी कि यहाँ पर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है संश्लेषण विधि के अंतर्गत, कि यहाँ पर पहले तो हमें वाक्य एक बनाना होता है। कोई भी एक सेंटेंस बना लिया, जैसे कि ये अनुभव व विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसके पहले अब हमें वर्ण बताना है, फिर उसके बाद शब्द बताना है और फिर अंत में लिखना बताना है। तो वर्ण में जैसे हमने पहले ये अ, नु, भ, व, ये अलग अलग इसको बता दिया।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक शब्द का निर्माण कर दिया, तो वो शब्द हमारा हो गया अनुभव, एक शब्द हो गया। अब इसी से हमने इनको जोड़ते हुए और बहुत सारे वर्णों को रखा और बहुत सारे शब्दों को रखा, तो हमारा एक वाक्य तैयार हो गया। तो इस तरीके से संश्लेषण विधि के अंतर्गत हमें एक वाक्य बनाना होता है, जिसमें सबसे पहले हमें एक वर्ण से परिचित कराना होता है, फिर शब्द से परिचित कराना होता है, और फिर उन्हीं शब्दों से एक वाक्य जो है निर्माण करना होता है। तो वो आती है संश्लेषण विधि के अंतर्गत। और अंत में आता है हमारा मनोवैज्ञानिक विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा मनोवैज्ञानिक विधि लेखन कौशल के अंदर कौन सी शिक्षण विधि है या रणनीतियां हैं या नहीं है, तो उस चीज के अंतर्गत हम देखते हैं ये कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी इस विधि के अंतर्गत जो है बालक की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को मजबूत बनाया जाता है। यहाँ पर बालक अपने हर कर्मेंद्री के माध्यम से कर्म करता है और ज्ञानेंद्री के माध्यम से ज्ञान को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। उसके माध्यम से वो ये सीखता है कि बालक ने कि क्या सीखा, कौन सा शब्द है, कौन सा रंग है, कौन सी रूपरेखा है, उस चीज को वो अपने माध्यम से सीखता है। यहाँ पर उसकी हर इंद्री काम करती है। आंखों के द्वारा देखा जाता है, हाथों के द्वारा लिखा जाता है, कानों के द्वारा उसको सुनाई देता है। तो इन तीनों इंद्रियों को वो देखता है, सुनता है और फिर वो करता है उस क्रिया को। तो यहाँ कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां उसको मजबूत बनाया जाता है। तो ये उसकी एक मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती है, जो कि लेखन कौशल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी विधियों के अंतर्गत आती है। अगर बालक की कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया मजबूत नहीं होंगी तो वो लेखन कौशल को नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। तो यहाँ पर आज हमने ये देखा कि लेखन कौशल की शिक्षण विधियां या रणनीतियां कौन कौन सी हैं, और ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और ये लेखन कौशल के इसके उद्देश्य देखे हैं, साथ में हमने भाषा के 2 रूप देखे हैं और लिखित भाषा का महत्व भी हमने देखा है, और यहाँ पर लेखन कौशल की अवस्थाएं भी देखी है। और इन सब के अंदर हमारे एक नहीं, अब आप खुद वीडियो को पूरा देख करके आइडिया लगाइए और काउंट कीजिए कि कहाँ कहाँ हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल करके आया है। तो बहुत ही प्रभावपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये आज का चैप्टर रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखी आपको कितनी सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको लेखन कौशल से भी अवगत कराया, साथ ही साथ आपको टेट और सी टेट इससे भी मैंने आपको क्वेश्चंस वो दे दिए हैं जो कि आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो सी टेट, टेट या जो भी एंट्रेंस हमारे बीएड से संबंधित देने जा रहे हैं, वो उसमें जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उनके लिए, या जो दे रहे हैं उन छात्रों के लिए, और साथ ही साथ जो बीएड फर्स्ट ईयर है और बीएड सेकंड ईयर है उन सब के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो वहां उन तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को तो लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।